मुरादाबाद की वो शाम 7 मार्च। बाहर पूरा शहर होली के रंगों में सराबोर होने की तैयारी कर रहा था। चारों तरफ त्योहारों का माहौल था, लेकिन तभी एक बंद कमरे के पीछे नफरत और ऑब्सेशंस की एक ऐसी खौफनाक दास्तान लिखी जा रही थी जिसने पूरे इंसानियत को सन्न कर दिया। जरा इमेजिन कीजिए, एक शांत घर, आस पड़ोस में त्योहारों का सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन उस घर के अंदर अचानक रसोई की चाकू की वो खौफनाक आवाज गूंजने लगती है, एक के बाद एक लगातार वॉर। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. 25 साल की एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हिमशिका मल्होत्रा, जो अपनी मेहनत से सक्सेस की बुलंदियां छू रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना ही सगा जुड़वा भाई उसके लिए मौत का फरमान लिख चुका है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक आम मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये आज की जनरेशन के उस सेटल्ड माइंडसेट में एक डीप डाइव है जो पूरी तरीके से डिजिटल वैलिडेशन और सोशल मीडिया के दिखावे से ग्रस्त है। जब पुलिस ने उस घर में कदम रखा, तो वहां का मंजर किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एक बेहद बेरहमी से कत्ल की गई लाश, और एक माँ जो अपनी ही औलाद के हाथों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। और एक तरफ थी हिमशिका, जो आज की मॉडर्न इंडियन वुमेन इस सक्सेस का जीता जागता सिंबल थी। एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने एचपीसीएल जैसी बड़ी और रेपुटेटेड कंपनी में एक शानदार पोजीशन हासिल किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो साथ ही अपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रही थी। वो स्टेबिलिटी, फोकस और सक्सेस के एक तय रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसके ठीक अपोजिट उसका जुड़वा भाई हार्दिक मल्होत्रा डिजिटल डिस्प्लेसमेंट का पूरी तरीके से शिकार हो चुका था। हालांकि उसने भी गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस क्रिएटर इकोनॉमी और सोशल मीडिया की चकाचौंध का नशा उसके स्टेबल करियर के लिए जानलेवा साबित हुआ। ठीक 1 साल पहले हार्दिक मल्होत्रा ने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर में अपना फुल टाइम करियर सेटअप करने के लिए अपनी ठीक ठाक स्टेबल जॉब छोड़ दिया था। एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जहां फॉलोअर्स ही असली दौलत और वायरल होना सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल। उस दुनिया में हार्दिक खुद को पूरी तरीके से बैंकरप्ट महसूस कर रहा था। वो पूरी तरीके से फेल हो रहा था। और असली साइकोलॉजिकल क्लैश तब शुरू हुआ जब हिमशिका ने अपने भाई हार्दिक को समझाना शुरू किया। उसने हार्दिक से कहा कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की इस अनस्टेबल और नकली दुनिया को छोड़कर वापस अपनी असलियत में, अपनी इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट की दुनिया में लौट आए। हार्दिक के अंदर जो ये कड़वाहट, जो ये बिटरनेस भरती जा रही थी, वो सिर्फ उसके फ्लॉप होते करियर को लेकर नहीं थी, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण था हिमशिका की सक्सेस, जिसमें उसे हर रोज अपना ही फेल्योर नजर आता था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि हार्दिक के लिए हिमशिका अब सिर्फ उसकी बहन नहीं रह गई थी, बल्कि वो उन तमाम चीजों का लिविंग रिमाइंडर, एक जीती जागती याद बन चुकी थी जो वो खुद कभी नहीं बन पाया। डिजिटल दुनिया यानी सोशल मीडिया पर मिली इन पर्सनल फेल्योर ने उसके मन में पनप रही इस प्रोफेशनल जेलसी को एक खौफनाक हद तक बढ़ा दिया था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि हार्दिक की मेंटल हेल्थ पिछले कई महीनों से लगातार बिगड़ रही थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसका एक सीक्रेट ऑनलाइन रिलेशनशिप। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि हार्दिक के लिए हिमशिका अब सिर्फ उसकी बहन नहीं रही थी, बल्कि वो उन तमाम चीजों का एक लिविंग रिमाइंडर, एक जीती जागती याद बन चुकी थी जो वो खुद कभी नहीं बन पाया। डिजिटल दुनिया यानी सोशल मीडिया पर मिली इन पर्सनल फेल्योर ने उसके मन में पनप रही इस प्रोफेशनल जेलसी को एक खौफनाक हद तक बढ़ा दिया था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि हार्दिक की मेंटल हेल्थ पिछले कई महीनों से लगातार बिगड़ रही थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसका एक सीक्रेट ऑनलाइन रिलेशनशिप। वो करीब 7 महीनों से सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे धर्म की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों असल जिंदगी में कभी आमने सामने मिले ही नहीं थे। उनका ये पूरा रिश्ता सिर्फ चैट ऐप और सोशल मीडिया के उस मेटावर्स तक ही सीमित था। अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी खो देने के बाद ये वर्चुअल रिश्ता ही उसका एक जीने का सहारा, उसका सपोर्ट सिस्टम बन गया था। लेकिन 7 मार्च, उस खौफनाक शाम से महज कुछ हफ्ते पहले ही उसका ये रिश्ता भी टूट गया। बताया जाता है कि उस लड़की ने ये रिश्ता खत्म कर दिया था और इस घटना के बाद हार्दिक मल्होत्रा एक इमोशनल क्राइसिस में डूब गया था। एक तरफ नौकरी नहीं थी और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में उसका कोई दोस्त या सोशल सपोर्ट नहीं था जो उसे संभाल सके। ऐसे में अपने इस वर्चुअल पार्टनर को खोने के सदमे ने उसे मेंटली पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी इस डिजिटल दुनिया के दांव पर लगा दी थी। चाहे वो एक उभरता हुआ इन्फ्लुएंसर हो या एक वर्चुअल लवर, और इन दोनों ने ही उसे बुरी तरीके से ठुकरा दिया था। और तभी जब हिमशिखा ने अपने भाई हार्दिक को अपने स्टेबल करियर पर वापस लौटने के लिए सलाह दिया, तो वो एक सिर्फ सलाह नहीं थी, बल्कि वो इसके सारी नाकामियों के दर्द को कुरेद रही थी। हिमशिखा का केस कोई एक लौती घटना नहीं है जहां सोशल मीडिया पर मशहूर होने का ऑब्सेशन या डिजिटल दुनिया की उलझनों ने इतने जानलेवा, इतने डेडली नतीजे दिए हों। ये इन्फ्लुएंसर स्टेटस पाने की दीवानगी अक्सर इंसान के दिमाग में रियलिटी की एक बहुत ही ट्विस्टेड और गलत तस्वीर बना देती है। होली की छुट्टियों में ये दोनों ट्विन ब्रदर सिस्टर अपने घर मुरादाबाद आए हुए थे। घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ नीलिमा मल्होत्रा के कंधों पर थी, जो एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। फिर आई 7 मार्च की वो मनहूस शाम। हफ्तों से जो टेंशन और फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर सुलग रहा था, वो आखिरकार एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। हिमशिखा और हार्दिक के बीच उसके करियर चॉइस और एक स्टेबल जॉब ना करने की जिद को लेकर एक बहुत ही जोरदार बहस छिड़ गई। इस पूरे क्राइम में साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पता चलता है कि ये बहस हार्दिक के लिए वो फाइनल ट्रिगर साबित हुई। हार्दिक, जो रियलिटी में घबरा कर खुद को पूरी तरीके से फंसा हुआ, एकदम ट्रैप्ड महसूस कर रहा था, उसने उस इंसान को ही हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया जो उसके लिए उस रियलिटी का सबसे बड़ा सबूत था। गुस्से में अंधे होकर उसने किचन से एक चाकू उठाया, जो वैसे तो घर पर एक मामूली सा औजार होता है, लेकिन उस पल वो मौत का हथियार बन चुका था। और फिर उसने अपनी सगी बहन पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि मुरादाबाद पुलिस के एक्सपीरियंस्ड और सीनियर ऑफिसर भी उस क्राइम सीन को देखकर पूरी तरीके से सन्न रह गए। हिमशिखा मल्होत्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, वो सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक बेहद स्पाइन चिलिंग डॉक्यूमेंट। डॉक्टर को उसके शरीर पर चाकू के 1-2 नहीं, बल्कि कम से कम 50 गहरे स्लैब वॉन्ड मिले। फॉरेंसिक साइकोलॉजी की भाषा में इसे ओवरकिल का एक क्लासिक एग्जाम्पल कहा जाता है। एक ऐसा खौफनाक पैटर्न जो क्राइम सीन पर कातिल की एक बहुत ही गहरी पर्सनल इम्यूनिटी, उसकी नफरत और मर्डर करते वक्त उसके उस इंटेंस इमोशनल आउटबर्स्ट, उस पागलपन को साफ दर्शाता है। ये फैक्ट है कि हार्दिक ने अपनी ही बहन पर 50 बार चाकू से वार किया। ये साफ दिखाता है कि उसका मोटिव सिर्फ उसकी जान लेना नहीं था, वो उसके वजूद को, उसकी एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। हार्ट और लिवर समेत उसके कई वाइटल ऑर्गन्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। हार्दिक ने जैसे ये मेक श्योर कर लिया था कि हिमशिखा की बचने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। क्राइम सीन पर बिखरी इस ब्रिचुअलिटी, इस दरिंदगी को देखकर मुरादाबाद सिटी के एसपी कुमार रणविजय ने खुद से ये माना कि ये उनके पूरे पुलिस करियर में सबसे भयानक दृश्यों में से एक था।
लेकिन हार्दिक मल्होत्रा का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू तो इस ब्रुचुअल मर्डर के बाद सामने आया। क्राइम सीन से भागने के बजाय उसने बहुत ही कैलकुलेटेड, ऑलमोस्ट थिएट्रिकल माइंडसेट दिखाया। वो आराम से गाड़ी चलाकर अपनी माँ के इंश्योरेंस ऑफिस गया और उसने जाकर अपनी माँ से बोला कि घर पर उनके लिए एक सरप्राइज है। जरा सोचिए, सरप्राइज वर्ड का ये इस्तेमाल उसकी पूरी तरीके से ट्विस्टेड और डरावनी मानसिकता का एक बहुत ही खौफनाक सबूत था। उसके लिए अपनी बहन का मर्डर कोई जुर्म नहीं, बल्कि एक अचीवमेंट था, एक ऐसा तमाशा जिसे वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता था। जब नीलिमा मल्होत्रा घर पहुंची और उन्होंने अपनी बेटी की खून से लथपथ लाश देखी तो उनकी चीख से पूरा मोहल्ला दहल गया। लेकिन इस खौफनाक पल में भी हार्दिक के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था, कोई रिमॉर्स नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी माँ पर भी जानलेवा हमला कर दिया। नीलिमा को कई गहरी चोटें आईं, लेकिन किस्मत से वो इस हमले से बच गईं और बाद में उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अपनी ही माँ पर किया गया ये दूसरा हमला इस बात का साफ सबूत है कि हार्दिक का गुस्सा सिर्फ हिमशिखा पर नहीं था, उसका गुस्सा अपने उस पूरे परिवार पर था जो उससे एक नॉर्मल और सक्सेसफुल इंसान बनने की उम्मीद करता था। मुरादाबाद पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन को अब सिर्फ फिजिकल एविडेंस तक ही सीमित नहीं रहना था। उन्हें हार्दिक के छोड़े गए डिजिटल फुटप्रिंट की भी गहरी जांच करनी थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालने पर एक ऐसी डार्क रियलिटी सामने आई, एक ऐसे इंसान का प्रोफाइल जो अपनी रियल लाइफ और आसपास के माहौल से लगातार डिस्कनेक्ट होता जा रहा था। इंटरनेट पर अगर आप हिमशिखा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सर्च करते हैं तो रिजल्ट अक्सर हिमशिखा दोषी जैसी किसी प्रोफेशनल माइक्रो इन्फ्लुएंसर तक ले जाता है। लेकिन इस केस की हकीकत बिल्कुल अलग थी। इस केस की विक्टिम हिमशिखा मल्होत्रा का इस इन्फ्लुएंसर दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस ना चाहते हुए भी अनविंगली अपने भाई की इस डिजिटल फैंटेसी और उसके टॉक्सिक ऑब्सेशंस का शिकार बन गई थी। हिमशिखा मल्होत्रा का जो केस है वो ट्रेडिशनल टर्म्स में कोई ऑनर किलिंग तो नहीं है, लेकिन क्रिमिनल साइकोलॉजी की भाषा में इसे ईगो किलिंग यानी अहंकार जनित हत्या की कैटेगरी में रखा जाता है। इस केस में क्रिमिनल यानी हार्दिक को ये लगने लगा था कि उसकी बहन की सक्सेस और उसे सही रास्ते पर लाने की उसकी सलाह, उसकी बची खुची सोशल प्रेस्टीज, या सीधे शब्दों में कहा जाए तो उसका डिजिटल ईगो पूरी तरीके से खतरे में पड़ रहा था। हार्दिक मल्होत्रा की साइकोलॉजी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले इन्फ्लुएंसर सिंड्रोम को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी डरावनी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी और आपकी रियल पर्सनैलिटी के बीच एक लाइन एकदम ब्लर हो जाती है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि सच क्या है और सोशल मीडिया का दिखावा क्या। एक अच्छी खासी स्टेबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़ने का जो फैसला हार्दिक ने लिया था, असल में वो इसी गहरी खाई, इसी अंधेरी की तरफ बढ़ाया गया उसका सबसे पहला कदम था। पुलिस की डीप इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आया वो उस मिस्ट्री वुमन की आइडेंटिटी है जिससे हार्दिक छुप छुप कर बात कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये रिलेशनशिप दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच का था, यानी वो लड़की दूसरे धर्म की थी। अब अगर हम यूपी के साइकोपॉलिटिकल माहौल को देखें तो इस बात ने हार्दिक के दिमाग में पहले से ही एक बहुत बड़ी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक अंदरूनी कशमकश पैदा कर दी होगी। वो पहले से ही अपने डूबते करियर को लेकर बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा था और ऐसे में इस रिश्ते का टूटना, जिसे शायद वो अपनी लाइफ में एक रिबेलियन या अपनी आज़ादी के तौर पर देख रहा था, वो उसके लिए फाइनल ब्लो यानी ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी जांच में पाया कि सोशल मीडिया पर हार्दिक की ये सारी बातचीत यूं ही कोई टाइम पास नहीं था। वो असल में एक कंटेंट डेवलपर के तौर पर अपना खुद का ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन हकीकत ये था कि उसके कंटेंट में लोगों का कोई इंटरेस्ट, कोई इंगेजमेंट नहीं था। एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद जीरो इम्पैक्ट होने की जो हताशा, जो फ्रस्ट्रेशन थी, खासकर जब वो इंटरनेट पर हिमशिका जैसे प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर को देखता था, जिनके हजारों फॉलोअर्स और ढेरों ब्रांड पार्टनरशिप थे, तो इस चीज़ ने शायद हार्दिक के अंदर उस इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उस हीन भावना को एक बहुत ही खतरनाक और जहरीले लेवल तक बढ़ा दिया था। एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद जीरो इम्पैक्ट होने की जो हताशा, जो फ्रस्ट्रेशन थी, खासकर जब वो इंटरनेट पर हिमशिखा दोषी जैसे प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स को देखता था, जिनके हजारों फैन फॉलोइंग थी, जिनके ढेरों ब्रांड पार्टनरशिप थे, तो इस चीज़ ने शायद हार्दिक के अंदर की उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, उस हीन भावना को एक बहुत ही खतरनाक और जहरीले लेवल तक बढ़ा दिया था। मल्होत्रा हाउस का वो क्राइम सीन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए एक हाई वेलोसिटी ब्लड स्पैटर का एक भयानक नज़ारा था। दीवारों और फर्श पर फैले खून के छींटों, यानी ब्लड स्पैटर पैटर्न से ये साफ पता चल रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए हिमशिखा ने किचन की लिविंग एरिया की तरफ भागने की पूरी एक डेस्परेट कोशिश की। लेकिन हार्दिक का वो जानलेवा हमला लगातार बिना रुके जारी रहा। जरा सोचिए, रसोई का एक मामूली चाकू जो आमतौर पर इंसान की हड्डियों से टकराने के बाद ब्लंट या कुंद हो जाता है, उससे लगातार 50 बार वार करना, ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि हार्दिक ने या तो एक से ज़्यादा चाकुओं का इस्तेमाल किया था, या फिर उसने इस ओवरकिल को अंजाम देने के लिए एक बेहद वहशियाना, एक एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स लगाया था। और इस पूरे केस में सबसे डरावनी बात यह है कि अपनी ही माँ नीलिमा मल्होत्रा पर जो उसने हमला किया, वो कोई सडन हीट ऑफ द मोमेंट नहीं था, बल्कि फॉरेंसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग ये एक सोची समझी घात, यानी एक कैलकुलेटेड एम्बस था। अपनी सगी बहन का मर्डर करने के बाद हार्दिक के पास सोचने का, रुकने का पूरा वक्त था। पुलिस या एम्बुलेंस को मदद के लिए बुलाने की बजाय उसने अपनी मां को वापस उसी क्राइम सीन, उसी मौत के कुएं में बुलाने का फैसला किया। हिमशिखा मल्होत्रा का मर्डर केस एकदम सटीक, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आज ग्लैमरस दिखने वाली ये डिजिटल इकोनॉमी उनकी जिंदगी, उनके दिमाग पर डिवेस्टेटिंग, एक विनाशकारी असर डाल सकती है। तो इस अंधी रेस में अपने गोल को अचीव करने में, वायरल होने में बुरी तरीके से नाकाम रह जाते हैं।